तो आज का आपका टॉपिक है एंटी कन्वल्सेंट। आज के इस लेक्चर में हम एंटी कन्वल्सेंट को डिटेल स्टडी करेंगे। हम लेक्चर में देखने वाले हैं एंटी कन्वल्सेंट की डेफिनेशन, एंटी कन्वल्सेंट का क्लासिफिकेशन और एंटी कन्वल्सेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले समझेंगे एंटी कन्वल्सेंट होता क्या है, फिर समझेंगे एंटी कन्वल्सेंट में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, फिर समझेंगे कि एंटी कन्वल्सेंट ह्यूमन बॉडी में जाकर किस तरह से अपना एक्ट शो करती है, किस तरह से अपना एक्शन शो करती है। तो ये लेक्चर बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, अदर मेडिकल फील्ड जहां पर भी एंटी कन्वल्सेंट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बी फार्मेसी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज कोलॉजी में दे रखा है। ठीक है, तो देखो बीएससी नर्सिंग वालों को और अदर मेडिकल फील्ड वालों को तो सिर्फ एंटी कन्वल्सेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही पढ़ना है। पर जो बी फार्मेसी वाले हैं उन्हें सब कुछ पढ़ना है। एसएआर पढ़ना है एंटी कन्वल्सेंट का, सिंथेसिस पढ़नी है फिनाइटोइन की, ठीक है, और भी सिंथेसिस आपको दे रखी है, तो ये सारी सिंथेसिस साथ में एसएआर कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो और समझो। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, एंटी कन्वल्सेंट। ठीक है, तो एंटी कन्वल्सेंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी आपने कहां पर पढ़ी है? एपिलेप्सी आपने बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी थी। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि एपिलेप्सी में क्या होता है। एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। क्या है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है जहां पर आपके न्यूरॉन जो होते हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोनल फायरिंग। न्यूरॉन की फायरिंग हो रही है, न्यूरॉन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे न्यूरोनल फायरिंग, न्यूरॉन आर ऑन फायर। ठीक है, तो न्यूरोनल फायरिंग से हमारा क्या मतलब है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेशन हो रही है, बहुत ही ज्यादा न्यूरॉन जो है अपना काम कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो एपिलेप्सी अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो मिर्गी का दौरा। एपिलेप्सी को हम क्या बोलते हैं? मिर्गी का दौरा पड़ गया, मिर्गी का दौरा आना। तो एपिलेप्सी जो है एक ब्रेन डिसऑर्डर है जहां पर आपके न्यूरॉन जो होते हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरोनल फायरिंग हो जाती है। वी कैन से न्यूरॉन आर ऑन फायर। और अगर न्यूरॉन फायर पे होंगे मतलब एक्साइटेशन आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ब्रेन में एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कहां पर? ब्रेन में, क्योंकि एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जहां पर न्यूरॉन जो है फायर पे हो जाते हैं, और न्यूरॉन फायर पे होने की वजह से एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं गाबा की कमी है, क्योंकि गाबा हमारा इनिबिटरी वाला है, इनिबिटरी नेचर का है, और गाबा इनिबिटरी नेचर का है और इसकी कमी है, तभी तो एक्साइटेशन ज्यादा है। तो ध्यान रखना, एपिलेप्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर जहां पर न्यूरॉन जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरोनल फायरिंग हो जाती है, न्यूरॉन आर ऑन फायर, जिसकी वजह से एक्साइटेशन बढ़ जाती है। और एक और रीजन बताना एक्साइटेशन बढ़ने का, कि गाबा की कमी होने से भी एक्साइटेशन बढ़ जाती है हमारे ब्रेन में। तो एक्साइटेशन बढ़ने से क्या होता है? जब भी एक्साइटेशन बढ़ती है तो वहां पर सीजर्स आते हैं। ठीक है, सीजर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, मैं चाहूं तो उसे मूवमेंट करवा रहा हूं, मेरे लिप्स से मैं चाहूं तो उसे मूवमेंट करवा रहा हूं, ठीक है, ये सब क्या है? मेरे वॉलेंट्री एक्शन है। पर अगर मेरे बिना चाहे भी अपने आप मेरे हाथ हिलने लग जाते हैं, ठीक है, होता है ना, शेकिंग प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के हाथ जो है धूसते रहते हैं, हिंदी में बोलना धूजना। तो ऐसे हैंड में शेकिंग प्रॉब्लम होती रहती है, तो वो होते हैं सीजर्स। अगर आपको मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं तो हिंदी में बोलते हैं आंख फड़कना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपकी आंख फड़कती है ना, वो भी एक सीजर ही है, वो भी एक एपिलेप्सी है। ठीक है,
तो एपिलेप्सी कई तरह की होती है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक्साइटेशन बढ़ जाती है, न्यूरॉन फायर पे चल जाते हैं, न्यूरोनल फायरिंग, न्यूरॉन आर ऑन फायर। इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर जहां पर गाबा की कमी होने की वजह से एक्साइटेशन बढ़ जाता है और एक्साइटेशन बढ़ने की वजह से सीजर्स आते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके कहने का मतलब है कि जो भी मसल हमारे कंट्रोल में थी पहले, जो भी वॉलेंट्री मसल थी जिन पे हमारा कंट्रोल था, सीजर आने के बाद वो इनवॉलेंट्री होकर अपना एक्शन खुद ही शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। हम पढ़ने वाले एंटी कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट का मतलब तो देखें। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्जन, और कन्वर्जन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट भी इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, अपने आप ही काम करने लग जाते हैं, जैसे हाथ पांव का धूजना, आंखों का फड़कना, ये अपने आप हो रहा है, हम नहीं करवा रहे, तो ये इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो कन्वर्जन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो एपिलेप्सी मैंने लिखा भी हुआ है कि ब्रेन डिसऑर्डर है, सीजर डिसऑर्डर है, एक्साइटेशन बढ़ जाती है, न्यूरॉन फायर पे पहुंच जाते हैं, न्यूरोनल फायरिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्सन को मिर्गी का दौरा आया हुआ है और यहाँ पर ये न्यूरॉन जो है हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। इसे कहते हैं न्यूरॉन आर ऑन फायर, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि इसको लाइक ट्रेमर्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, और कई बार सीजर इतने गंदे आते हैं कि आप जमीन पे गिर जाते हैं और काफी देर तक 30-40 सेकंड तक आप इसी तरह से शेक करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अभी ये जो एपिलेप्सी हो रही है, इस एपिलेप्सी के सिम्टम क्या हैं? तो मैं सबसे पहले आपको इस एपिलेप्सी के सिम्टम बताता हूं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, एंजाइटी, स्टारिंग, वीकनेस एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड जर्किंग। जर्किंग मूवमेंट क्या होते हैं? जर्किंग मूवमेंट मतलब अपने आप मूवमेंट हो रही है बॉडी की। ठीक है, अपने आप आपके वॉलेंट्री मसल जो थे वो अपने आप ही मूव करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है एपिलेप्सी के। और जो सीजर्स आते हैं ना, वो सीजर्स कहाँ पर आते हैं? हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, एपिलेप्टोजेनिक सेंटर, वहां पर सीजर्स जनरेट होते हैं। तो एपिलेप्सी में जो सीजर्स जनरेट होते हैं वो हमारे ब्रेन के एपिलेप्टोजेनिक सेंटर में जनरेट होते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि एपिलेप्सी में आपके न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी में सीजर्स आते हैं, पर ये एपिलेप्सी हो क्यों रही है? तो देखिए, सबसे पहला और कॉमन कारण है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल बहुत लंबे टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं, 5-6 साल आपको हो चुके हैं, डेली डेली आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से, मेडिकल ओवरडोज की वजह से आपको एपिलेप्सी के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी मेडिकेशन को काफी लंबे टाइम से ले रहे हैं और फिर आपने उसे लेना बंद कर दिया सडनली, तो भी आपको चांसेस बन सकते हैं एपिलेप्सी के, जिसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ मेडिकेशन। या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन एक्सीडेंट, ब्रेन इंजरी, ट्रोमा वगैरह, तो उस कंडीशन में भी एपिलेप्सी जनरेट हो सकती है। ठीक है सर, अब इतना बता ही दिया है कि एपिलेप्सी क्या होती है, एपिलेप्सी क्यों होती है, तो ये भी बता दीजिए कि एपिलेप्सी को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एपिलेप्सी को डायग्नोज करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का हम मदद लेते हैं। ये देखिए आप इस तरह से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यहाँ पर बहुत सारी पिन्स लगाई हुई है, तो ये क्या करती है, हमारे ब्रेन का जो ग्राफ है वो रिकॉर्ड करके हमें देती है। ठीक है, तो ये ब्रेन का ग्राफ रिकॉर्ड करके हमें देगी। जैसे आपने PQRS देखा है ना, इस तरह से हार्ट का, तो वैसे ही ये भी ब्रेन का ग्राफ हमें रिकॉर्ड करके देती है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हम पता कर सकते हैं हमारी ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, वो ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है, वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि सीजर जो होते हैं वो जनरेट होते हैं एपिलेप्टोजेनिक सेंटर में, हमारे ब्रेन में सेंटर होता है। और ये एपिलेप्सी हो क्यों रही है? या तो ट्रॉमा हो गया, मेडिकल ओवरडोज हो गया, डिसकंटिन्यूअस ऑफ मेडिकेशन हो गया। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है सर, हमें एपिलेप्सी तो क्लियर हो गई कि एपिलेप्सी क्यों होती है, क्या होती है, कैसे चेक कर सकते हैं, और एपिलेप्सी के कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी आप देख लो। उसके बाद हम देखेंगे एंटी कन्वल्जेंट, क्योंकि एंटी तभी तो देंगे जब पहले बीमारी हो, तो पहले बीमारी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने देखा एपिलेप्सी क्या होती है, क्यों होती है, सिम्टम्स क्या है, कहाँ पर सीजर जनरेट होते हैं, और किससे हम पता कर सकते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से। ठीक है, अब सीजर्स
कहाँ पर आ रहे हैं, सीजर्स किस तरह से आते हैं वो देखो। सीजर्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, जनरलाइज सीजर एंड पार्शियल सीजर। अब नाम से पता लग रहा, पार्शियल मतलब ब्रेन का कोई एक पार्ट अफेक्ट होगा, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हो रहा है। और जनरलाइज में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जनरलाइज में पूरा ही अफेक्ट हो रहा है। तो जनरलाइज सीजर में क्या होता है, ब्रेन पूरा ही अफेक्ट होता है। और पार्शियल सीजर में क्या होता है, ब्रेन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जनरलाइज में पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है, और अगर पूरा ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो पर्सन जो है बेहोश होगा ही सही, अनकॉन्शियस होगा ही सही। तो पूरा अगर ब्रेन जो है आपका वो अफेक्ट होता है तो पर्सन जो है अनकॉन्शियस होगा। पर अगर एक कोई पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट होता है तो पर्सन जो है कॉन्शियसनेस में रह सकता है और फुली अवेयर रह सकता है। मतलब उसे बिल्कुल पता है कि क्या हो रहा है आसपास में, एनवायरमेंट का सब कुछ पता है, क्योंकि उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हुआ है तो उसकी वजह से जो भी फंक्शन थे वो अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दूं तो मैंने देखा है, पर्सन है तो उसके हैंड जो है शेक करते रहते हैं, बाकी वो कंप्लीटली है, अवेक है, फुल कॉन्शियस है, बट उसके हैंड शेक करते रहते हैं। तो उसको कौन सा सीजर है, पार्शियल सीजर है। मतलब वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन के अफेक्शन है। अब अगर आपको डिटेल देखनी है तो जनरलाइज सीजर भी दो तरह से होते हैं, एब्सेंस और टॉनिक क्लोनिक, ठीक है। और फिर ये जो आपका फोकल सीजर मतलब जो पार्शियल सीजर है, इसके भी टाइप्स दे रखे हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सेकेंडरी। तो एक बार रीड आउट कर लेना। मेरे हिसाब से तो इतना काफी है कि जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर क्या होता है, टाइप्स में, सिम्टम्स काफी है, और हमने देख ही लिया एपिलेप्सी में, ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। तो इतना काफी है एपिलेप्सी के लिए। क्योंकि अब एपिलेप्सी हो रही है तो इसको सही करने के लिए जो हम देते हैं ड्रग, उसे हम कहते हैं एंटी कन्वल्जेंट। तो एंटी कन्वल्जेंट क्या काम आता है, एंटी कन्वल्जेंट एपिलेप्सी को सही करने के काम आता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एपिलेप्सी को सही कर रहा है। और एपिलेप्सी में क्या होते हैं, सीजर्स होते हैं, तो सीजर्स को सही करेगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी सीजर। तो एंटी कन्वल्जेंट ऑल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक, ऑल्सो नोन एज एंटी सीजर, ठीक है। एंटी कन्वल्जेंट क्या करेगा, एपिलेप्सी को सही करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी एपिलेप्टिक। एपिलेप्सी में क्या होते हैं, सीजर्स आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी सीजर। तो सीजर्स को सही करेगा तो एंटी सीजर हो गया। अब देखते हैं कि सर ये एंटी कन्वल्जेंट किस तरह से सीजर्स को सही करेगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो एपिलेप्सी में क्या हो रहा था, एपिलेप्सी में हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा था, क्योंकि न्यूरोनल फायरिंग हो रही थी, एक्टिविटी बढ़ गई थी ब्रेन की, ठीक है। अब मेरे को देना है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग। ये किस तरह से काम करेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग जो है रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, कौन से रिसेप्टर पे, गाबा रिसेप्टर पे। और गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करके ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा। ये बात मैंने आपको शुरू से बोला है कि अगर कोई भी ड्रग है, कोई भी एगोनिस्ट है, और अगर वो रिसेप्टर से जुड़ रहा है तो रिसेप्टर को वो एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, और उसकी वजह से क्लोराइड चैनल खुलेंगे। क्लोराइड चैनल खुलने का टाइम बढ़ जाएगा, क्लोराइड चैनल लंबे टाइम के लिए खुलेंगे। और अगर क्लोराइड चैनल लंबे टाइम के लिए खुलते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितने भी क्लोराइड आयन होते हैं वो सारे धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं और आ जाते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। आई रिपीट, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग बाइंड ऑन द रिसेप्टर विच रिसेप्टर गाबा रिसेप्टर, एंड that may lead to activation of receptor, conformational changes in receptor, and after that क्लोराइड चैनल ओपन। क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ क्लोराइड आयन का मूवमेंट हो रहा है। और ये काफी लंबे टाइम तक होगा, क्योंकि जो क्लोराइड चैनल ओपन हुआ है उसका टाइमिंग बढ़ चुका है। और अगर लंबे टाइम तक क्लोराइड चैनल ओपन है तो जितना भी बाहर क्लोराइड है वो सारा अंदर आ जाएगा, ECF से ICF में आ जाएगा, और इस कंडीशन की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, CNS शांत हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। हमें वही तो करना था, CNS को काम डाउन करना था, शांत करना था, डिप्रेस करना था,
क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कैसे करा हमने, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दिया, ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग रिसेप्टार से जुड़ा, गाबा रिसेप्टार से, और रिसेप्टार को एक्टिवेट किया, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाए, उसकी वजह से क्लोराइड चैनल ओपन हुआ। क्लोराइड चैनल लंबे टाइम के लिए ओपन हुआ, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितने भी क्लोराइड आयन थे वो सारे अंदर आकर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गए, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव 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 बहुत ज्यादा हो गया, और इस कंडीशन को हम कह रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से सीएनएस डिप्रेस हो गया, काम हो गया। तो हमने देखा कि किस तरह से एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, और वी कैन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और वी कैन से एंटी सीजर ड्रग अपना काम करती है। जनरली बाइंड ऑन रिसेप्टर, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर टेक्स प्लेस, कंफर्मेशनल चेंजेस ऑन रिसेप्टर टेक्स प्लेस। कौन सा रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर। इट में लीड टू ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, जिसका टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में सारे क्लोराइड आयन ट्रांसफर हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन आ जाती है, और सीएनएस जो है डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एंटी कन्वल्जेंट बाइंड ऑन द रिसेप्टर गाबा, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, कंफर्मेशनल चेंज ऑफ रिसेप्टर, ओपनिंग ऑफ फ्लोराइड चैनल, क्लोराइड सारा बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आ गया, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो गया, और हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से सीएनएस डिप्रेस हो गया। ये गाबा रिसेप्टर का डायग्राम है, चाहो तो बनाओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको पढ़ना है एसएआर। एसएआर पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना कि यहां पर आपने ये तो बोल दिया कि सर ड्रग ने बंद करवा दिया, ठीक है, पर हम ये भी कर सकते हैं ना कि जो न्यूरॉन की फायरिंग हो रही है, तो न्यूरॉन फटाफट फटाफट सिग्नल कर रहे हैं, और न्यूरॉन सिग्नल कब करेंगे, जब उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो वहां पर डीपोलराइजेशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन होता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो वो चैनल को ही बंद कर दो, तो फिर न्यूरॉन सिग्नल ही नहीं देगा। तो हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हम ब्लॉक कर सकते हैं आयन चैनल को। जब आयन चैनल ही ब्लॉक हो जाएंगे तो न्यूरॉन अपना काम करना बंद कर देगा, पहले से कम कर देगा। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में यहां पर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये जो भी ड्रग्स है, देखो पहला क्लासिफिकेशन है बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स के अंदर आता है फिनोबार्बिटॉन और मेथाबार्बिटल। सेकंड है हिडेंटोइन। हिडेंटोइन के अंदर आता है फिनाइटोइन, मेफेंटोइन, ठीक है। थर्ड है ओक्साजोलिडिन। फोर है सक्सिनामाइड। फिफ्थ है आपका यूरिया एंड मोनोएसाइल यूरिया। सिक्स है बेंजोडाइजेपिन, और सेवन है मिसलेनियस। और इसके अंदर आपको ड्रग्स दे रखी है जैसे प्रीमिडोन वगैरह, सबके अंदर आपको दो तीन ड्रग याद रखनी है। ये क्लासिफिकेशन है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस ऐसा सिलेबस है जिसको आपको रटना है, सारी ड्रग्स आपको याद करनी है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो नर्सिंग वालों के लिए तो यहाँ ही तक था। अब हम कंटिन्यू करेंगे बी फार्मेसी वालों के लिए। नर्सिंग वालों के लिए, अदर मेडिकल फील्ड वालों के लिए यहीं तक था। अब आगे है फार्मेसी वालों के लिए एसएआर ऑफ एंटी कन्वल्जेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फिनाइटोइन एंड अदर स्ट्रक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एसएआर ऑफ एंटी कन्वल्जेंट। तो देखिए एसएआर में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज लाकर देखते हैं, और अलग अलग चेंजेस लाकर हम उसकी स्टेबिलिटी, पोटेंसी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, बायोअवेबिलिटी सब कुछ बढ़ाकर देखते हैं। टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है कई बार। तो हम क्या करते हैं, चेंजेस ला के देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। तो ये आपका सबसे पहले तो यहाँ पर एंटी कन्वल्जेंट करो, ठीक है। एंटी कन्वल्जेंट का एसएआर है। तो एंटी कन्वल्जेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनानी है। ये स्ट्रक्चर आप देख लो, काफी इजी है। फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कार्बोनिल ग्रुप इज एसेंशियल एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। आई रिपीट, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप एसेंशियल है। अगर आप इसे रिप्लेस करोगे, रिमूव करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपके कंपाउंड की एक्टिविटी कम होगी। तो सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप एसेंशियल है। अगर आप इसे हटाओगे, रिप्लेस करोगे, रिमूव करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपकी रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर लिखना है थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन जरूरी है। अगर आप इस नाइट्रोजन को चेंज करोगे, नाइट्रोजन की जगह कुछ और लगाओगे, तो आपकी रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप जरूरी है, फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप जरूरी है, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप जरूरी है।
अब चेंजेस होंगे तो या तो फर्स्ट पोजीशन पे होंगे या फिफ्थ पोजीशन पे होंगे, क्योंकि सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे जो लगा हुआ है वो सभी इसेंशियल है। अगर आपने उसमें चेंज किया, रिमूव किया, सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया तो एक्टिविटी आपके रिंग की कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये सारे पॉइंट्स बता दो कि मॉडिफिकेशन पॉसिबल ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। सेकंड पोजीशन में जो कार्बोनिल ग्रुप है एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं CH3 लगा दूं तो CH3 लगाने से या फिर C2H5 लगाने से इसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा लिपोफिलिसिटी वो उतना ही इजीली बैरियर को क्रॉस कर लेगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा और अपने साइट ऑफ एक्शन पे चला जाएगा। तो लिपोफिलिसिटी ज्यादा होने से हमें बेनिफिट है, क्योंकि उसका एक्शन भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 C2H5 लगा सकते हो। तो अभी तक क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन इज एसेंशियल, ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ लग रहा ना, C डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप इज एसेंशियल एट सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एट थर्ड पोजीशन, पर नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हटा के अगर आप C2H5 या CH3 लगाते हो तो लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लिपोफिलिसिटी ज्यादा होने से वो इजिली क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल एट फिफ्थ पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे एक्स की जगह अगर आप लगाते हो NH3 डबल बॉन्ड O, आई रिपीट, फर्स्ट पोजीशन पे एक्स की जगह आप लगाते हो NH3 डबल बॉन्ड O, तो आपको मिलेगा बारबिचुरेट्स। ठीक है, सब कुछ सेम है, देख लो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, देखो देखो देखो। ठीक है, बस यहाँ पे क्या लगाया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड O NH, तो ये लगा दिया कार्बन डबल बॉन्ड O NH। तो आई रिपीट, अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे एक्स की जगह NH3 डबल बॉन्ड O लगाते हो तो उससे आपका बारबिचुरेट्स बनता है। फिर आप फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ NH लगाते हो, पहले तो आपने NH3 डबल बॉन्ड O लगाया तो क्या बना, बारबिचुरेट्स। अब अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ NH लगाते हो तो आपका बन जाएगा हिडन टोइन। और हिडन टोइन बनने के बाद आप वापस ये कह सकते हो कि हिडन टोइन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है जो कि एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है अगर आप उसे रिप्लेस करके CH3 C2H5 लगा सकते हैं तो लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो ये हिडन टोइन का भी आप बता सकते हो। और ये हिडन टोइन, ये बारबिचुरेट्स, ये सारे तो मैं आपको बताता हूँ, वेट ए मिनट। हिडन टोइन, बारबिचुरेट्स, ये सारे क्या क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। आप देखो, बारबिचुरेट्स आ रहा है, हिडन टोइन आ रहा है, तो स्ट्रक्चर्स भी आपके साथ ही साथ होती जा रही है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? SAR के पॉइंट्स, काफी सारे पॉइंट्स हो गए। अब आगे आप देखिए, जो हिडन टोइन था, हिडन टोइन में अगर आप R1 की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हो, R2 की जगह कोई फिनाइल ग्रुप लगाते हो, यहां पर R1 की जगह एल्काइल, R2 की जगह फिनाइल ग्रुप लगाते हो तो एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो हिडन टोइन में अगर आप R1 की जगह एल्काइल ग्रुप लगाते हो, R2 की जगह फिनाइल ग्रुप लगाते हो तो एक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए, हमने फर्स्ट पोजीशन पे एक्स की जगह NH3 डबल बॉन्ड O लगा के बारबिचुरेट्स बना लिया, एक्स की जगह NH लगा के हमने हिडन टोइन बना लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम O लगाने। तो जब हम O लगाएंगे तो भी एक्टिविटी बढ़ेगी और ऑक्साजोलिडीन हमारा बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, उसके बाद हम CH2 नॉर्मल लगा सकते हैं। जब हम नॉर्मल CH2 लगाएंगे तो नॉर्मल कार्बन आ जाएगा यहाँ पे, और नॉर्मल कार्बन आने की वजह से अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी सक्सिनामाइड की। तो सक्सिनामाइड में आप वापस ये बोल सकते हो कि फिफ्थ पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप जो एसेंशियल है, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन एसेंशियल है। फिर आप ये बोलना कि यहाँ पर जो R1 R2 है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। R1 की जगह अगर मैं एरोमेटिक रिंग लगाता हूं और R2 की जगह मैं कोई एल्काइल ग्रुप लगाता हूं, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 वगैरह, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, तो R1 की जगह जब मैं एरोमेटिक रिंग लगाऊंगा और R2 की जगह जब मैं एल्काइल ग्रुप लगाऊंगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप जरूरी है, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन जरूरी है। थर्ड पोजीशन के साथ जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, अगर इसको मैं हटा के CH3 लगाता हूँ, C2H5 लगाता हूँ तो लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी, जिससे एक्टिविटी बढ़ेगी। सेकंड पे कार्बोनिल जरूरी, फोर्थ पे कार्बोनिल जरूरी, थर्ड पे नाइट्रोजन जरूरी, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 C2H5 से लिपोफिलिसिटी बढ़ती है।
फर्स्ट पोजीशन पे मैक्सिमम मॉडिफिकेशन होंगे, मैक्सिमम चेंजेस होंगे, और फिफ्थ पोजीशन पे फर्स्ट पे मैंने NH डबल बॉन्ड O लगाया तो बारबिचुरेट्स बन गया। फिर फर्स्ट पे मैंने NH लगाया तो हिडेंटोइन बन गया। फिर यहाँ पे मैंने O लगाया तो ओक्साजोलिडिन बन गया। कार्बन लगाया तो मैंने देखा कि सक्सेनामाइड बन गया। तो मतलब फर्स्ट पोजीशन में मैं चेंज करता जा रहा हूँ। बाकी ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। मैंने आपको 2 जगह बताए हैं R1 R2 में चेंजेस। एक तो हिडेंटोइन में हमने देखा, ठीक है, कि R1 में आप एल्काइल ग्रुप लगा दो, R2 में फिनाइल। फिर हमने देखा सक्सेनामाइड में R1 में एरोमेटिक रंग लगा दो और R2 में एल्काइल। तो ये था SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने काफी डिटेल में और अच्छे से आपको बता दिया है। तो अभी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दी है। और कुछ सिंथेसिस है, जैसे बेंजिल यूरिया के अंडर में फिनाइटोइन बनाता है, तो काफी इजी है। बेंजिन बनाओ, नीचे एक बेंजिन बनाओ, इस तरह से टब निकाल के डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये टब क्या है, कार्बन कार्बन, तो ऐसे बोल रहा हूँ मैं टब ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इस तरह से देखो, ये हो गया, ठीक है। किसी पे पानी फेंकते तो इस तरह से फेंकते हैं ना, ऐसे याद रख लो। कुछ भी नहीं है, बेंजिल इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया, ये बन गया फिनाइटोइन, ठीक है। तो ऐसी सिंथेसिस मैंने आपको दे रखी है। अभी ये सिंथेसिस देख के बच्चों का दिमाग खराब होता है कि सर कितनी बड़ी है, पर इसमें क्या है, देखो जो नाम दे रखा है वही तो लिखा हुआ है, मिथाइल इथाइल कीटोन। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन बना के डबल बॉन्ड O लगा रखा है। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी है इथाइल साइनो फॉर्मेट के साथ। साइनो बोल रहे क्योंकि साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ऐसे बनाओ, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, फिर CN, और यहाँ पे कार्बन है। तो या तो आप चाहे ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, जैसे आपका मन हो। तो मैं तो प्रीफर करूंगा जो बना रखा है वही बना लो, क्योंकि ये पहाड़ बनाने तो आपको आते ही हैं। ऐसे याद रखो, उल्टा ट्राइंगल बना रहे हैं, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर नीचे जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड O आ गया, फिर इधर जा रहे हैं तो कार्टून नेटवर्क मतलब साइनाइड आ गया। ऐसे याद रख सकते हैं आप। ट्रिक तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है जो आपको मैं रिएक्शन समझाऊं, मैकेनिज्म समझाऊं कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। ये हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर हमारी काम की है सिर्फ रिएक्शन को ध्यान रखना कि किस तरह से हो रही है। मैकेनिज्म हमारा कोई काम का नहीं है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यूनिट 5 में, जहाँ पे जरूरत है। तो ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना ही पड़ेगा। ये सिंथेसिस आप ही को करनी है। मैंने एक आइडिया दे दिया कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं, और रिएजेंट याद होने से भी आपको याद हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे NO2 है, तो NO2 में अगर जब मैं हाइड्रोजन और पैलेडियम डालता हूँ तो ये रिडक्शन कराते हैं, और NO2 का जो रिडक्शन होता है उससे NH2 बनता है। तो आप देख सकते हैं NO2 से NH2 बन गया, यहाँ पर भी आप देखो NO2 से NH2 बन गया। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। फिर आपने जब H3PO4 डाला तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन मतलब ये कंप्लीट रिंग बन गई, ये देखिए। तो ये सब रिएजेंट से भी होती है रिएक्शंस, बट इतना ही है कि फिलहाल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सिंथेसिस है कुछ, और एक सिंथेसिस तो बहुत ईजी है, एक सिंगल स्टेप की थी, ये मैंने आपको बताई दी, फिनाइटोइन वाली, ठीक है। अब अगर किसी का भी यूज पूछ ले आपको, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया एथोसक्सिमाइड का यूज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एथोसक्सिमाइड जो है एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, किस क्लासिफिकेशन में आ रही है। और अगर ये एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है तो ये एपिलेप्सी को सही करेगी, सीजर्स को कम करेगी, ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर को सही करती है, हाइपर एक्टिविटी को कम करती है। किस तरह से काम करती है, क्लोराइड चैनल को ओपन करती है। तो ये सारी चीजें आप किसी भी ड्रग में लिख सकते हो जो कि एंटी कन्वर्जेंट के अंडर में आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 5 स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर देंगे, और कोलोजी भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि काफी सिलेबस सिमिलर था। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में आपको एक चैट सेक्शन मिलता है जहां पर आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। साथ ही साथ जीपेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड कर रहा हूं, और साथ ही साथ हर यूनिट से 50 MCQ मैं अपलोड करने वाला हूं, और ये सब कुछ फ्री है। और हर संडे में वहां पर आपको लाइव भी आता हूं 11 AM, और एक दिन में 3 बार MCQ अपलोड करता हूं, 9 AM, 3 PM, 9 PM। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शार्प हो जाएगी। तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट मिलेगी, इंस्टाग्राम पे डेली मीम्स मिलेंगे। फार्मेसी आसान विद DOB। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।